देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब देश का कोरोना बुलेटिन। देश भर में कोरोना काल है। पिछले 1 महीने तक तनातनी दिखाने के बाद आखिरकार चीनी सैनिकों को समझ में आ चुका है कि भारतीय जाबाजों के सामने उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसके बाद चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख से पीछे लौटने लगे हैं। हालांकि तनाव कम करने के लिए भारतीय सेना ने भी अपने कुछ कदम जरूर पीछे किए हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या चीन का हृदय परिवर्तन हुआ या इन सब के पीछे कोई और स्ट्रेटेजी रही? 100 सेकंड में ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर से सटा लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों पर दुश्मन मुल्क की बुरी नजर है। एक और जहां जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, वहीं लद्दाख को हड़पने के लिए ड्रैगन सालों से साजिश रच रहा है। लेकिन सेना के अदम्य साहस और शौर्य के आगे दोनों ही मुल्क घुटने टेकने पर मजबूर हैं। लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर चल रहे 1 महीने के स्टैंड ऑफ सिचुएशन में कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन के नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए और चीनी सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन लद्दाख के कुछ इलाकों से चीनी सैनिक यूं ही पीछे नहीं हटे और न ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ, बल्कि NSA अजीत डोभाल की अचूक रणनीति और सैनिकों के जोश के आगे चीन की चाल ठंडी पड़ गई और तनाव वाली जगह से चीन करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया। लेकिन ये कैसे हुआ उसे समझिए। 5 मई को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प, चीनी साजिश। झड़प के बहाने चीन ने सैनिकों को LAC पर तैनात किया। सैन्य ताकत दिखाकर भारतीय सेना को पीछे ढकेलना चाहता था चीन। लद्दाख मुद्दे पर भारत ने चीन की रणनीति को फेल किया। भारत ने चीन के मुकाबले अधिक सैनिकों को LAC पर भेजा। भारतीय सैनिकों के LAC पर पहुंचने से घुटने पर आया चीन। इस रणनीति के पीछे अजीत डोभाल का दिमाग था। हालांकि मई के पहले हफ्ते दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और भारत पर प्रेशर बनाने के लिए चीन सीमा पर युद्ध सामग्रियों का जमावड़ा करने लगा था। तब NSA अजीत डोभाल और चीन के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर चर्चा हुई। बावजूद इसके चीन के 50 से 60 सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल होकर पैंगोंग झील के फिंगर 4 तक पहुँच गए। तब से भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी चीनी फौज के सामने सीना तान कर खड़ी थी और उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। हालांकि चीनी सैनिकों के पीछे हटने के बाद अब डिविजनल कमांडर स्तर की बैठकें जारी रहेंगी और पैंगोंग झील विवाद पर हुए तनाव को कम किया जाएगा। कोरोना वायरस की महामारी से देश बड़े संकट से गुजर रहा है। कोरोना बड़ा या छोटा नहीं देखता, ये किसी को भी हो सकता है। हालात ये हैं कि अब सियासत और सरकार में भी कोरोना वायरस ने एंट्री ले ली है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस बनी बड़ी महामारी। अदालत में फिर सरकारी दफ्तरों में दस्तक। सियासत और सरकार में भी कोरोना की एंट्री। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, देश भर में कोरोना वायरस किसी नासूर की तरह चुभने लगा है। कभी सुप्रीम कोर्ट में तो कभी सरकारी दफ्तरों में दस्तक देने के बाद अब सियासत और सरकार में कोरोना ने एंट्री मारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाने वाले कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया भी कोरोना की चपेट में हैं और दोनों का इलाज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। जब टेस्ट किया गया तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अरविंद केजरीवाल पर भी कोरोना अटैक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव जरूर आया है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। उन्हें भी गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। संबित पात्रा को भी कोरोना ने जकड़ा। कोरोना वायरस के अटैक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पिछले कई दिनों से कोरोना की चपेट में थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अस्पताल से उन्हें घर भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सियासत में भी कोरोना अटैक। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना ने ऐसा आतंक मचाया है कि जनता और सरकार त्राहिमाम कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी कोरोना वायरस का संक्रमण झेल रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले सूबे में मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी कोरोना वायरस को मात देकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है और सरकारी अस्पतालों में इलाज न मिलने की शिकायतें मिलने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक और फैसला लिया है। दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा। दिल्ली के राज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को क्या पलटा, अब दिल्ली सरकार का नया आदेश सामने आ गया है। कोरोना के इलाज पर दिल्ली सरकार सख्त, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को नया आदेश।
जैसे जैसे दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार की नींद उड़ी हुई है। अस्पतालों में कोरोना का इलाज ठीक से नहीं मिलने की शिकायतों के बाद केजरीवाल सरकार ने अपने नए आदेश में साफ कर दिया है कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को बेड की स्थिति साफ करनी होगी। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार का नया आदेश क्या है? सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को बेड की जानकारी देनी होगी। अस्पताल के मेन गेट पर ही बेड की स्थिति का बोर्ड लगाना होगा। सभी अस्पतालों को बाहर ही 12 बाई 10 साइज का बोर्ड लगाना होगा। बेड खाली होने पर, इलाज की मनाही होने पर 1031 पर शिकायत करें। जी हाँ, कोरोना वायरस का ठीक इलाज हो, इसलिए दिल्ली सरकार सख्त है। अस्पतालों के बाहर बेड की जानकारी के साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि अस्पतालों को बोर्ड पर लोगों को ये जानकारी दी जाए कि हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में केवल गंभीर मरीज ही आए। बोर्ड पर अस्पताल जानकारी दे कि अगर मरीज को गंभीर लक्षण है और टेस्ट नहीं हुआ है या रिपोर्ट नहीं आई है तो कोई भी अस्पताल मरीज को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर अस्पताल मना करता है तो 1031 पर शिकायत हो। इसके बाद उन सभी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को एक दिन बाद ही पलट दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। कोरोना काल में गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने जो शराब पर 70% तक कोरोना टैक्स लगा दिया था, आज से उस कोरोना टैक्स को हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि शराब सस्ती हो जाएगी। शराब के शौकीनों के लिए आज से दिन खास है, क्योंकि दिल्ली में अब शराब सस्ती हो गई है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री का सहारा लिया और 70% तक कोरोना टैक्स लगा दिया था। लेकिन आज से केजरीवाल सरकार ने 70% का कोरोना टैक्स वापस ले लिया है, यानी शराब की कीमतें पुरानी कीमतों पर वापस आ गई हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने दिल्ली में बिकने वाली शराब की बोतलों पर लगने वाले वैट में 5% का इजाफा कर दिया है। सरकार के इस फैसले के पीछे भी बड़ी वजह है। मोटी कमाई के बाद भी ऐसा फैसला क्यों? शराब की कालाबाजारी की आशंका थी, गिर सकता था टैक्स कलेक्शन, नकली शराब का धंधा जोर पकड़ सकता था। दरअसल लॉकडाउन 3.0 के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हुई थी। 4 मई को शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 5 मई से दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाने का फैसला किया। शराब पर कोरोना चार्ज लगाए जाने के बाद भी शराब के ठेकों पर कई दिनों तक भीड़ देखी गई। सरकार को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। टैक्स की फीस बढ़ाने पर सरकार को कमाई भी खूब हुई। 6 जून तक एक्साइज विभाग ने 304 करोड़ रुपए की शराब बेची। इस तरह दिल्ली सरकार को स्पेशल टैक्स के रूप में करीब 210 करोड़ रुपए की कमाई हुई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और सरकार को नकली शराब कालाबाजारी होने का डर सताने लगा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर लगी पाबंदी में छूट से राजधानी में शराब की स्मगलिंग बढ़ने की आशंका थी, जिससे दिल्ली में टैक्स कलेक्शन गिर सकता था। साथ ही आशंका भी थी कि शहर में नकली शराब का धंधा जोर पकड़ सकता है। इस आशंकाओं की वजह से ही दिल्ली ने शराब की कीमतों में 70% कोरोना टैक्स की कटौती का फैसला लिया। और दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर एलजी अनिल बैजल की अगुवाई में एक बैठक हुई। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हो सकते हैं। हालांकि भारत सरकार के अफसरों ने कहा है कि दिल्ली में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर एलजी अनिल बैजल की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज होंगे। हालांकि भारत सरकार के अफसरों ने कहा है कि दिल्ली में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। तो दिल्ली में 30 जून तक 1 लाख कोरोना केस, दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना केस। दिल्ली में खतरा बढ़ा पर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक प्रसार के खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को लेकर कई डराने वाले आंकड़े भी पेश किए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी।
और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। एलजी के साथ बैठक में दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक प्रसार पर भी चर्चा हुई, लेकिन बैठक में मौजूद भारत सरकार के अफसरों ने साफ कर दिया कि दिल्ली में अभी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख दिल्ली में कोरोना के मरीज होंगे और उसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। ये एक बड़ी जो है संख्या है और निश्चित रूप से यदि हम कोरोना संक्रमण को देखें तो सरकार ने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से ये बीमारी फैलने वाली है और 5.5 लाख के आसपास संक्रमण जो है जुलाई के अंत तक होगा और उसके लिए बड़ी तादाद में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और अब एक दर्दनाक खबर, दिल्ली के अस्पताल पर कोरोना के इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा। एक परिवार का आरोप है कि उनके घर के मुखिया 5 दिन तक दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए भटकते रहे और आखिर में इलाज के लिए भोपाल गए, जहां उनकी मौत हो गई। क्या दिल्ली में अब कोरोना का टेस्ट और इलाज असंभव हो गया है? क्या दिल्ली के अस्पताल अब पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए हैं? दिल्ली के इस परिवार का आरोप है कि वीरेंद्र नेकिया 5 दिन तक इलाज के लिए दिल्ली में भटकते रहे, लेकिन दिल्ली के किसी अस्पताल में उन्हें इलाज नसीब नहीं हुआ। अपने बेटे और भाई के कहने पर वो दिल्ली से भोपाल आए और यहाँ पर उन्हें इलाज तो मिला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन पहले वीरेंद्र की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के मौके पर बेटे की हाथ जोड़कर खड़ी ये तस्वीर दिल को झकझोर देती है। सब थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए था, किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सब दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी डॉक्टर देखने को रेडी नहीं है। अब ये परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। उनकी बेटी जो कि 15 साल की है दिल्ली में अकेली है। पत्नी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उनके भाई और बेटे को भोपाल के चिरायू अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस जानलेवा लापरवाही के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देश की राजधानी है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रतिपादित करने वाला ये देश। कोई दिल्ली का कहे दिल्ली के बाहर नहीं आएगा, कोई बम्बई का कहे बम्बई के ऊपर, बाकी के प्रदेश कह दें कोई दिल्ली का नहीं आएगा, तो क्या स्थिति देश की बनेगी? कोरोना टेस्ट के लिए दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले वीरेंद्र नेकिया 5 दिन तक अस्पतालों का चक्कर काटते रहे। दिल्ली के अस्पतालों के बेरहमी के आगे मजबूर वीरेंद्र ने भोपाल में अपने रिश्तेदार भाई से संपर्क किया। हबीबगंज एक्सप्रेस से 800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दिल्ली से भोपाल पहुंचे। उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार की सुबह उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के अस्पतालों का पक्ष नहीं आया है, लेकिन वीरेंद्र का परिवार और एमपी की सरकार दिल्ली के अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगा रही है। राम मंदिर के बनने का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जबकि ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी की हामी भरने का, क्योंकि साधु संत चाहते हैं कि मंदिर निर्माण का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री करें। तमाम अनिश्चितताओं से बाहर निकलने की घड़ी आ चुकी है। तमाम अटकलों पर विराम लगाने का वक्त आ गया है। अनुमान अब यकीन में बदलने वाला है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की बेला नजदीक आ गई है। पिछले 4 दिनों में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तीसरी बैठकें और बैठकों के बाद अब तय हो चुका है कि कैसी होगी भव्य राम मंदिर की रूपरेखा। जल्द शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। 1 महीने में पूरा होगा मंदिर परिसर समतलीकरण का काम। समतलीकरण के बाद मंदिर परिसर का हिस्से पर ढलाई होगा। चबूतरे की ढलाई के बाद मंदिर निर्माण और भूमि पूजन का काम होगा। भूमि पूजन के बाद निर्मित शिलाओं को तांबे से चिपकाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता पहले ही साफ हो चुका है। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो 30 अप्रैल को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हो गया होता। इस बीच एक बार फिर शिलान्यास को लेकर बातचीत का दौर जारी है। माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करने का जिम्मा महंत नृत्य गोपाल दास को दिया है। वहीं ये भी चर्चा है कि अगर जुलाई के महीने में भूमि पूजन नहीं हो सका तो फिर अगला शुभ मुहूर्त दिवाली के बाद आएगा। वहीं अगर भव्य राम मंदिर की बात करें तो राम जन्मभूमि न्यास मॉडल के तर्ज पर ही राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। इसके लिए पत्थर तराशने का काम करीब 60% पूरा हो चुका है। वहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी ढील मिली है, तैसे वहाँ समतलीकरण का काम पूरा किया है। लगभग वो अंतिम चरण में है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके लिए अधिकारी अयोध्या पहुंच चुके हैं। कार सेवकों और श्रद्धालु मंदिर परिसर में पूजा कर रहे हैं। मतलब अयोध्या में हलचल तेज है।
कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने इस मौके का खास फायदा भी उठाया। किसी ने कुकिंग सीखी तो किसी ने पढ़ने का शौक भी पूरा किया। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं मोदी के एक सांसद का संस्कृत प्रेम कैसे दिखा। कोरोना वायरस के चलते देश में लंबा लॉकडाउन रहा और इस लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की, अपने समय का सदुपयोग किया। किसी ने कुकिंग सीखी तो किसी ने डांसिंग। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस तरह से संस्कृत के श्लोक बोले जा रहे हैं। ये किसी संस्कृत विश्वविद्यालय या किसी संस्कृत के स्कूल की तस्वीरें नहीं है, ये बल्कि तस्वीरें हैं जयपुर के भाजपा सांसद जो रामचरण बोरा है उनके परिवार की। किस तरह से फ्लुएंटली ये संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं आप ये देख सकते हैं। छोटे से नोनियाल है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? अपरार्क। आपने क्या सीखा संस्कृत में और कौन सा श्लोक आप हमारे को सिखाएंगे? यासिष्टिः षष्ठुराद्या महति विद्युतम् याह वीर्या च होति। क्या सीखने को मिला और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये संस्कृत सब भाषाओं की जननी है और जब सब भाषाओं की जननी है तो हमें संस्कृत का अध्ययन जरूर करना चाहिए। संस्कृत प्राय लुप्त होती जा रही थी, उस संस्कृत को वापस जयपुर में कैसे लाया जाए इसका पूरा काम कर रहे हैं। 2 लाइन बताइए हमारे दर्शकों को कि जो श्लोक आपको याद हो गया, 2 लाइन का। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय जय पतये नमः। आप देख सकते हैं कि ये जयपुर से सांसद रामचरण बोरा है। इस लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग किया, जनता के बीच में भी गए, समय बचा तो एक सदुपयोग किया और पूरी परिवार के साथ यहाँ पे संस्कृत सीखी है और बच्चों को भी संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले को लेकर हड़कंप मचा है तो सियासी गर्मी भी तेज है। विपक्ष ने इस महा घोटाले को उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला करार दिया है। एक तरफ देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, एक के बाद एक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना महासंकट बना हुआ है। इस बीच प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाले की खबर से सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की योगी सरकार ने भर्ती घोटाले की जांच को भले ही एसटीएफ को सौंप दिया है, लेकिन विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है और इसे मध्य प्रदेश की तर्ज पर सूबे का व्यापक घोटाला करार दिया गया है। बार बार परीक्षाओं में परिवर्तन आ रहा है, बार बार चीटिंग के मामले उठ रहे हैं, कभी परीक्षा रद्द होती है और उसका रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहा है। अगर कोई घोटाला, कोई गड़बड़ नहीं है तो ये रिजल्ट पहले आना चाहिए। तो इस तरह की तमाम इश्यूज हैं जो इन परीक्षाओं के इर्द गिर्द उठने लगी हैं। मैंने सुना कि आज सुबह टॉपर गिरफ्तार हुए हैं, कल कुछ लोग गिरफ्तार हुए। अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? ये सरकार जब से बनी है भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है। 69,000 जो भर्ती का मामला है इसमें शुरू से ही भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक घोटाले की आग इतनी तेज है कि उसकी लपटों में जाने कितने लोग जल गए। पुलिस लगातार छापेमारी पर छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई के तहत प्रयागराज में परीक्षा के टॉपर को गिरफ्तार किया है, जिसकी हकीकत ये है कि वो शिक्षक भर्ती परीक्षा का टॉपर है, लेकिन राष्ट्रपति का नाम तक पता नहीं। पुलिस लगातार 50 से अधिक अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये सभी 8 से 10 लाख रुपए देकर पास हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रयागराज के दर्जनों सेंटरों पर हुई परीक्षा रद्द हो सकती है। 25 स्कूलों में एक साथ नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब हम आपको असली अनामिका शुक्ला से मिलवा देते हैं जो आज तक बेरोजगार हैं, लेकिन फर्जीवाड़े की इस खोज में उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल होता रहा। दोनों ही तस्वीर अनामिका शुक्ला की है, लेकिन एक असली अनामिका है और दूसरी फ्रॉड अनामिका वही फर्जी शिक्षक है जो 13 महीने से सरकार की आंखों में धूल झोंकती आ रही थी और सरकारी खजाने से बतौर शिक्षिका 1 करोड़ वेतन उठा चुकी है। लेकिन असली अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है, लेकिन फर्जीवाड़े के इस खेल में उसके असली दस्तावेजों का इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के सामने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई
और अपना पक्ष रखना। यूपी के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में एक साथ नौकरी हासिल करने वाली फर्जी अनामिका के सारे कारनामे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद गोंडा जिले की रहने वाली अनामिका शुक्ला सामने आई हैं। अनामिका बताती हैं कि 2 साल पहले उसने बस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, देवपुरी और मिर्जापुर में शिक्षिका के पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पारिवारिक कारणों से काउंसलिंग नहीं कराई। लेकिन जब उसके दस्तावेजों पर फर्जी नौकरी का पता चला तब उसके होश उड़ गए और उसने बीएससी कार्यालय अपने शैक्षणिक दस्तावेजों को अधिकारियों के सामने रखा। तो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जब तक गोंडा की रहने वाली यही पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अपडेट लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। वहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई जालसाजी के सामने आने के बाद मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था कि उसके नाम पर ये सब चल रहा है। बिना ऊपरी तार के इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अब देखना है कि जांच के बाद कितने अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। बीते 2 दिन पहले हमने आपको इलाज के लिए दर दर भटकने वाली गर्भवती महिला और उसकी मौत की खबर दिखाई थी और खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर हुआ और गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं TV9 भारतवर्ष की खबर का असर। कोरोना काल में लापरवाही की इंतहा हो गई है। अस्पताल दूसरे बीमार लोगों को भी संक्रमण की नजर से देख रहा है। 2 दिन हमने आपको एक परिवार के दर्द को दिखाया था। लेबर पेन से करा रही महिला को लेकर परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर दौड़ते रहे, लेकिन सभी अस्पतालों ने महिला को कोरोना संदिग्ध बताकर इलाज करने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 8 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी महिला का इलाज नहीं हुआ और गर्भवती महिला ने 13 घंटे दर्द की पीड़ा को झेलते हुए आखिरकार अपना दम तोड़ दिया। नोएडा के अस्पतालों की हकीकत बयां करने के लिए TV9 भारतवर्ष ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मृतक महिला के परिजन के साथ हमारी संवाददाता ने सभी 8 अस्पतालों में जाकर डॉक्टर से हकीकत जानी और सभी जगह यही कहा गया कि अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए महिला को दूसरे अस्पताल भेजा गया। मैंने इनको ये कहा था कि कि हमारे पास हमको ये कोविड जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं और हमारे पास वेंटिलेशन की और क्रिटिकल केयर की सुविधा नहीं है, तो इनको आप चाहें तो फोर्टिस में, कैलाश में या मेट्रो आप जहां चाहें ले जा सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पर खबर प्रमुखता से चली, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने जांच के आदेश दिए। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम सुहास एलवाई ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ESIC अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश। डीएम ने आरोपी अस्पतालों को नोटिस भेजा। प्राइवेट अस्पताल प्रबंधक पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल पर कार्रवाई के लिए डीएम ने पत्र लिखा। अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही की वजह से खोड़ा की रहने वाली गर्भवती नीलम और पेट में पल रहे उसके बच्चे की मौत हो गई, लेकिन किसी भी अस्पताल ने गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया। डॉक्टर अपने फर्ज के साथ नाइंसाफी करे तो कार्रवाई जरूरी है। क्या कोरोना काल में स्कूलों के सिलेबस को थोड़ा सा छोटा किया जाएगा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षकों और अभिभावकों से कुछ इसी तरह के सुझाव मांगे हैं। शिक्षा से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल के दौरान शिक्षा पर भारी चोट लगी है और लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मार्च महीने से ही तमाम शिक्षण संस्थानों पर ताले जड़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार स्कूल कॉलेज को फिर से खोलने का विचार तो कर रही है, लेकिन इसके साथ इस बात पर भी चिंतन हो रही है कि इस फैसले से पहले आम लोगों की राय ली जाए। इसी सिलसिले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिए देश के तमाम अभिभावकों से राय मांगी है, जिसमें आने वाले एकेडमिक ईयर के सिलेबस को छोटा करने से जुड़ी सलाह पर चर्चा करने को कहा गया। रमेश पोखरियाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरी सभी शिक्षकों और शिक्षाविदों से अपील है कि वो 2020 के शैक्षणिक सत्र में सिलेबस को लेकर अपनी राय जाहिर करें और अपनी राय MHRD या मेरे ट्विटर के साथ फेसबुक पर दें, ताकि उनके सुझाव पर फैसला लेते समय विचार किया जाए। हालांकि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद ही खोला जाएगा। आपको बता दें, इस संबंध में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भी HRD मंत्री को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि समय आ गया है कि कोरोना के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा था कि अगर
समय रहते स्कूलों को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया तो ये हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। सरकारों के बीच चल रहे पत्राचार के दौरान चिंता उन अभिभावकों की भी है जो फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। इसके लिए देश में बाकायदा एक मुहिम चल रही है जिसमें करीब 5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर भी किया है, जिसे मानव संसाधन मंत्रालय तक पहुँचाना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।